महानंदा बांध नहीं बनेगा, महानंदा बांध नहीं बनेगा। कि मुख्यमंत्री जी अगर ये योजना आपने रोका नहीं तो किशनगंज की जनता काला झंडा लेकर इंतजार करे। नीतीश कुमार मालिक नहीं, आप मालिक है, आपकी ताकत है। अगर 22 को एनएच को बंद कर दीजिएगा, संजय जाए कोई औकात नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा पाए। यहाँ पर मौजूद सभी मेरे भाइयों और बुजुर्गों, किसानों, हिंदू मुस्लिम साथियों, मेरी माओ बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं आपके चेहरे पे जो उमंग, जो जोश, जो जज्बा, जो यकीन देख रहा हूँ, मेरे दिल में कुछ जज्बात है जो कहना चाहता हूँ कि आंखें तरसती थी जिनके दीदार को हरदम, वो गुल खिले हैं आज मेरे चमन में। आओ मिलके करें आबियारी इस चमन की, फिर न आए खजा कभी इस चमन में। सीमांचल के लोग अब जग चुके हैं। सीमांचल के लोग अब सलाम करने के लिए सिर्फ अपना हाथ नहीं उठाते, बल्कि जिन जालिमों ने हमारा हक छीना है उनके चेहरों को तमाचा मारने के लिए भी हम तैयार हो गए हैं। इसलिए ये इनकलाबी भीड़ यहाँ पर हुई है। मेरा कुर्ता सिएगा दर्जी और नाप लेगा बड़े साहब का, तो कुर्ता फिट होगा क्या? तो मामला ये हुआ है कि महानंदा नदी बेसिन का काम होना है यहाँ पर, और ठंडे घर में बैठकर एसी के कमरे में ये बेईमान किस्म के जो इंजीनियर्स हैं वो योजना बना रहे हैं। जब तक यहाँ आकर के धूप में वो खड़ा नहीं होगा, यहाँ की रेतों और गलियों में चलेगा नहीं, नदियों के कटाव को नहीं देखेगा, नदियों की बहाव को नहीं देखेगा, तब तक हमारी योजना नहीं बन सकती है। वहाँ की हैदराबाद की कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है BSCPL इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद, जिनको अभी 436 करोड़ का फेज वाइज अभी ठेका हुआ है। फायदा होगा इन कंपनियों का, फायदा होगा सत्ता के दलालों का, फायदा होगा ठेकेदारों के बाल बच्चों का, और नुकसान हम सबका। आजादी के 76 साल हो गए, सीमांचल गरीब है, भिखमंगा है, अनपढ़ है, बीमार है। उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण हमारा सैलाब की तबाही है। सबसे घनी नदियां हमारे यहाँ और सबसे सूखी खेत हमारी है, और हमारे खेत में एक बोरिंग भी सरकारी नहीं है जिससे पानी पटा सके। इन बेईमानों को हमारे खेतों के फसल के बारे में फिक्र नहीं है, ठेका के नाम पर लूटने की फिक्र है। इस बात का सबूत है कि महानंदा नदी की धारा को बोल्डर पिच के जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो समझता है कि अगर ये कंट्रोल कर लेंगे तो इसमें ठेकेदारी तो होगी नहीं, इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। हम ऐसी बांध बांधेंगे ताकि आवाम ही उसको कटा दे। तो ये बात बताइए, अभी हमारा मैदानी इलाका है, पानी फैल कर आता है और 2-3 दिन में पानी उतर जाता है। कुछ नीचे की जमीन है तो पानी रुक जाता है, लेकिन 2-3 दिन में इसको कहते हैं क्या कि भाई हमारा घर डूब गया, हमको पैसा दो। तो बोला नहीं, 72 घंटा नहीं हुआ था, फलस फलट था। बेईमानो, जब हमारे यहाँ सैलाब में हमारा घर डूब जाएगा तो पैसा नहीं दोगे, फलस फलट है। और जब बांध बांधने आते हो तो कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे बस्ती को सैलाब से बचाना चाहते हैं। हम लोग का मुतालबा ये है कि सैलाब ये कुदरती आफत है, पानी आएगा बहकर चला जाएगा। मेरे लिए मसला मेरी बस्तियों का कटाव है, मेरी बस्तियों के कटाव से बचाने के लिए किनारे में बांध बांधने का काम करो, वरना हम गर्दन कटा सकते हैं, तुमको बांध बांधने के लिए नहीं दे सकते हैं। ये आज इरादा हमको लेना पड़ेगा। तो सुपौल में उसने बना लिया बिजली का घर, और हमारे यहाँ कहीं भी बोले नहीं इधर बनने के लायक नहीं है। तो इधर बनने के लायक नहीं है तो खाने का 10 खान उधर बनेगा और पाखाना का घर मेरी बस्ती में बनेगा। ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। ताकि मैं राजनीति करता हूँ मेरे भाई, मैं अपने खुदा को गवाह रख करके कहता हूँ, राजनीति करता तो मैं मंत्री बनकर अभी आपके सामने में रहता कि घड़ी घड़ी नहीं फिरता। एक ही दल है कि इन बेईमानों ने दिल्ली और पटने में बैठकर हमारे समाज को तबाह बर्बाद किया है। मैं सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ आज। मुझे बिहार की आबादी हो गई 13 करोड़। कितना? 13 करोड़। 13 करोड़ में अनुसूचित जाति हारी हरिजन जो भाई हमारा है, दलित भाई हमारा है, उसकी आबादी हो गई है 2 करोड़ 56 लाख। कितनी? 2 करोड़ 56 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जो भीख मांगता कटोरा लेकर, वो भी जो कटोरा खरीदता है उस कटोरे में भी सरकार आधा टैक्स लेती है। 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 50 रुपए उसमें टैक्स है। टैक्स हटा दे तो सामान आधा हो जाएगा। हमको कोई सरकारी नौकरी नहीं, हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं, लेकिन हमारा बच्चा दिल्ली में पत्थर तोड़कर पंजाब में जाके मजदूरी करके जाकर के सऊदी अरब में जाके कमा के आता है, और उससे हम टैक्स देते हैं। इस टैक्स के नतीजे में बिहार सरकार की सरकारी नौकरी है 20
20,49,370। बिहार सरकार के जिम्मेदारों, दिल्ली सरकार के जिम्मेदारों, सबसे गरीब हमारा सीमांचल है, सबसे गरीब आज मुसलमान हो गया है। तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने क्या जुल्म किया है, आज उसकी गवाही तुम खुद दे रहे हो कि इस 13 करोड़ आबादी में 20,49,370 जो सरकारी नौकरी है उसमें बड़म्बन भाई को हिस्सा से ज्यादा 74,000 उनका हिस्सा होता है। 46 लाख उनकी आबादी है, उनको 1,72,000 नौकरी मिलती है। भूमिहार भाइयों की हिस्सेदारी होती है 58,000, उनको नौकरी मिलती है 1,80,000। और मुसलमानों का हिस्सा होता है 3,66,000 67,000 और मुसलमानों को मिलता है 1,72,000। 1,95,000 नौकरी हमारी छीन ली इन बेईमानों ने। मालूम है, अगर इस 1,95,000 लोग सरकारी नौकर होते, आज अगर हमारा भी कोई बेटा, हमारा भी कोई भाई पटना के इंजीनियरिंग में होता तो ये गलत योजना हमारे लिए नहीं बन पाती। इस 1,95,000 में अगर हमारा चपरासी होता, किरानी होता 1,80,000 तो 10,000 15,000 हमारा ऑफिसर भी होता। आज हमको तेल लगाना नहीं पड़ता, आज ऑफिसर में बैठकर हमारा काम करता। लेकिन हमारी उधर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, उनका भी कितना सोहन दोहन हुआ। हमारे बस्तियों में लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद के झगड़े, अरे मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, पुजारी बन जाओ, अच्छा हिंदू बन जाओ, अच्छे हिंदू की जरूरत है देश को, अच्छा मुसलमान बन जाओ, देश को जरूरत है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को लड़ने की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, उनकी आबादी 2,56,000, उनकी नौकरी में होती है 4,02,000 हिस्सा, उनको मिला 2,91,000। 1,11,000 नौकरी हमारे उन भाइयों का भी, दलितों का भी लूट किया इन बेईमानों ने। कहां हो आप खड़े, जरा देखिए। मंत्रालय में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हमारे लिए भला नहीं सोचते। अभी एसडीओ की तहरीक चलती है यहाँ सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सुरजापुरी की आबादी कितनी, 24.5 लाख। नौकरी में हिस्सेदारी कितनी, 39,000। आज नौकरी मिली कितनी, सिर्फ आपको 15,000। आपकी नौकरी यहां भी छीन ली बेईमानों ने। चलिए, हमारे शेरशाबादियों की आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 21,000 मिली, उनको 5,500। हमारे कुलिया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 19,000, उनको नौकरी मिली 6,000। ये बेईमान सिर्फ यही नहीं कि सैलाब के जरिए से हमको तबाह करना चाहते हैं, बल्कि हमको नौकरी से महरूम रख करके भी हमारे हाथों में कटोरा देना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अगर हिम्मत है हमारे, अभी मैं सुना हूं आप कह रहे हैं आड़ी देने की जो, तो ओठो बैल आपका कोरिया है, उसको आड़ी दीजिए। जो लड़ता है उसको नहीं लिया जाता। और अख्तोरीमान लड़ने ही के लिए आया है, मैं खुद नुमाई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ज़कात दूंगा, अगर लड़ा हो तो उसकी गवाही दूंगा। पहले अभी हाजी साहब, महागठबंधन की हुकूमत है और इस इलाके का सारा एमएलए महागठबंधन में है। एक मैं ही गुनाहगार हूं जो पागल की तरह इधर उधर फिरता हूं। अगर ये सारे गठबंधन के एमएलए चाहे कि मुख्यमंत्री जी अगर ये योजना आपने रोका नहीं तो किशनगंज की जनता काला झंडा लेकर इंतजार करेगी, आपको जाने का मौका वहां पर नहीं मिलेगा, तो इनको कल ही करना पड़ेगा। इसका मामला क्या है, मौलाना मरहूम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे और हम असेंबली में 3 साल से लड़ रहे थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी। 3 साल तक दिल्ली और पटना की सरकार जमीन नहीं देती। हमारे कुछ जदयू के भाई हैं, वो महानंदा में डुबकी लगा करके अलीगढ़ का तख्ती उठाते थे और क्या कहते थे कि सरकार ने तो जमीन दे दी है। तो मैंने कहा अकल के अंदर ये तहरीक क्यों उठी है? जो लोग कल तक अलीगढ़ की मुखालिफत कर रहे थे, आज अलीगढ़ के नाम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसका? ये आपकी देन है। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो नीतीश कुमार सीमांचल में पांव रखने की नहीं देंगे तुमको जमीन। नतीजा क्या हुआ? अलीगढ़ के लिए जमीन भी दिया और जब अलीगढ़ के मामले में सरकार बदनाम हुई तो क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम आपका एक कॉलेज भी आपको मिला। इसमें भी हम लोग नारा देंगे कि अगर हमारे बांध में हम योजना की मुखालिफत नहीं कर रहे, हम योजना चाहते हैं कि इस योजना के जरिए ना बन गई तो ये इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले कि हम बहकर मर जाएंगे, हम सड़क पर दबकर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इस योजना को जमीन में उतरने नहीं देंगे। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर बचाते क्यों? अगर मुंतशिर है आप, अगर आप लड़ने का हाथ नहीं रखते, आप जानते हैं लोग कहते हैं कि साहब पहाड़ टले लेकिन मोदी नहीं टले। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है
लेकिन क्या हुआ मोदी का? बच्चा सब बदमाशी करता है नहीं कि खुद चटवाता है, वही असर हुआ मोदी का। किसान वाला बिल जब लेकर आया तो आपके दिल्ली के, यूपी के, हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जाम किया कि नहीं किया? कितने लोगों की लाश निकली वहां से पता है? 700 लोगों की लाश निकली। तो वो इतना अमीर है जिसका घर देखेगा तो टोपी गिर जाएगी। वो किसान आके वहां धरना दिया, लेकिन हमारे बड़े लोग उला धरना जाम बोलवा देना हमारा मियाँ, अरे नेता लग को काम नहीं मिलो। मैं कह रहा हूं कि नेता को वोट की जरूरत है, घटवाल को, मुस्ताजिर को तुम्हारे धान की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी माँ उस पार बीमार पड़ी है, तुमको भी पार उतरने की जरूरत है। जब तक ये समझोगे कि सिर्फ नेता की जरूरत है तो वो कौम कभी तब्दील नहीं हो सकती। वो कौम जो अपने अमीर की अताअत करेगी वही कौम दुनिया में कामयाब हो सकती है। हम आज भरी सभा में कह रहे हैं, जिस जुलूस के साथ, जिस पायदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ भाई जनाब हाजी सुभान साहब, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, बल्कि उनकी पार्टी के तलवार में मेरा खून का दाग अभी भी ताजा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके कंधे से कंधे मिलाकर आज लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूं कि मामला किसी पार्टी का नहीं है, सीमांचल के आने वाली नस्लों का है, इसलिए हम इत्तेहाद का सबूत देंगे। अभी आपको पता होगा कि राजद के और कांग्रेस के कुछ नेता जो चुने हुए एमएलए हैं, एमपी हैं, उन लोगों को अभी ये तो बात समझ में नहीं आया। तुम दिलो दिमाग की नजरों से देखो कि सरकार तुम्हारे रोजगार के लिए संजीदा नहीं है, तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए संजीदा नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं हाजी सुभान साहब को, आपने लड़कर के यह अनुमंडल बनाया, आज तक आपका हॉस्पिटल अनुमंडल का लायक नहीं बना, आज तक सारी फैसिलिटीज नहीं मिली, आज तक अनुमंडल में आज भी बच्चों के पोस्टमार्टम करने के मार होती है, चुन्नी लग जाता है, नहीं बना। ये लोग पटने में बैठकर हमें हिस्सा नहीं देने चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, ये आलिम आए थे अभी कई दिन पहले किशनगंज, कहा गए बुद्धू मियां कहते हो कि कयादत दिल्ली में बसती है, कयादत दिल्ली में नहीं बसती है, नेतागिरी दिल्ली में नहीं बसती है, सरकार दिल्ली में नहीं बसती है, सरकार तो तुम बनाते हो, सरकार तुम्हारी बस्ती में बसती है, कयादत तुम्हारी बस्ती में रहती है। आइए हमारा आप एक बार मुत्तहिद होकर इस बात का फैसला लें कि हम जात पात से ऊपर उठकर, हम पार्टी के झंडों से ऊपर उठकर हम लोग लड़ेंगे।